सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया, तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। पंडित अमरनाथ साहिर की शायरी का मखसूस रंग रंगे सूफियान है। हुस्न एक आन है बेसाख्तापन में रह कर, हुस्न एक आन है बेसाख्तापन में रह कर, इश्क है ज़ौक़ फना दिल की लगन में रह कर, हुस्न एक आन है बेसाख्तापन में रह कर, इश्क है ज़ौक़ फना दिल की लगन में रह कर, हुस्न एक आन है बेसाख्तापन में रह कर। साहिर की शायरी को समझने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल के दरवाजों को वाह करना पड़ता है। कैफ़े मस्ती में अजब जलवा यकताई था, कैफ़े मस्ती में अजब जलवा यकताई था, तू ही तू था ना तमाशा, ना तमाशाई था, कैफ़े मस्ती तसव्वुफ और भक्ति के मज़ामीन ने साहिर के कलाम को मुश्किल जरूर बनाया है, लेकिन
दिल फरेबी कम नहीं हुई। हर्फ बेसौत है, गोया है खामोशी साहिर। हर्फ बेसौत है, गोया है खामोशी साहिर। सुरमा तहरीर बना चश्मे सुखन में रह कर। हुस्न एक आन है बे साख्ता फन में रह कर। इश्क है ज़ौक़ फना दिल की लगन में रह कर। हुस्न एक आन है बे साख्ता रह कर। नाज़रीन आदाब, आफ़ताब सुखन में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, उर्दू का जिक्र एक ऐसे तसव्वुर की शक्ल में उभरता है जहां हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब के अनोखे रंग दिखाई देते हैं। उर्दू शायरी की पेचीदा जुल्फों को कई शायरों ने संवारा, लेकिन एक शायर जिसने उर्दू जबान और अदब को किसी खास मजहब के दायरे से बाहर निकाला, वो नाम है पंडित अमरनाथ साहिर का। अमरनाथ साहिर की पैदाइश 29 मार्च 1863 की है। ये वो वक्त था जब 1857 में जंग आजादी नाकाम हो चुकी थी और आजादी के परवानों को सजाएं दी जा चुकी थी। गौरतलब है कि अमरनाथ साहिर के वालिद पंडित जानकी प्रसाद बेजान अंग्रेजी फौज में मुलाजिम थे और खुद साहिर ने भी अंग्रेजी हुकूमत में मुलाजमत की, लेकिन इस हकीकत ने उनकी वतन परस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी। अमरनाथ साहिर ने जिस माहौल में आंखें खोली, वहां हर तरफ शेर व सुखन का चर्चा था, लिहाजा वो भी इस रंग में डूब गए। उस्ताद पंडित प्रसाद राम राजदां, जिन्होंने साहिर के दिल में शायरी का एक ऐसा शौक जगाया कि उन्होंने हजारहा शेर याद कर लिए और खुद शायरी करने लगे। पहले फारसी में शायरी की और फिर उर्दू में, लेकिन यहां भी फारसी के असरात दिखाई देते हैं। अमरनाथ साहिर को उर्दू जबान पर कुदरत हासिल थी। उनकी शायरी का खास रंग रंग तसव्वुक है। उनके कलाम में रूहानियत है, इरफान है और साथ ही वतन परस्ती का जज्बा। अशार क्योंकि थोड़े मुश्किल होते थे, लिहाजा आम लोगों के बजाय अहले इल्म में वो ज्यादा मकबूल थे। शायरी के साथ साथ साहिर नस्र भी बहुत अच्छी लिखते थे। उन्होंने कई इल्मी किताबें लिखी और इसमें भी हमें तसव्वुक और इरफान का रंग दिखाई देता है। उनकी लिखी हुई किताबें हैं कुफ्र इश्क, फसाना तौहीद, जलवाए जहानुमा। लेकिन सच्चाई ये है कि साहिर को पहचान उनकी नसरी किताबों के बजाय शायरी से मिली। उन्हें आज भी एक सूफी शायर के तौर पर जाना जाता है, ऐसा शायर जिसके लफ्ज लफ्ज में हकीकत और मार्फत का समंदर पे नहा है। नाजरीन, क्या क्या बयान किया जाए अमरनाथ साहिर के बारे में। हम तो बस यही कहेंगे कि आज भी उनकी गजल गूंजती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे नगमा सरोश छिड़ गया है। गुल से उल्फत है, नाखार से काविश हमको। गुल से उल्फत है, नाखार से काविश हमको। सर्व आजाद है हस्ती के चमन में रह कर। हुस्न एक आन है बे साख्तापन में रह कर। नाज़रीन आदाब, उर्दू महज एक ज़बान ही नहीं, एक तहज़ीब का भी नाम है। ज़बानों का कोई मज़हब होता है न शायरी का,
यही वजह है कि उर्दू शायरी की पूरी रिवायत में एक ऐसी मजबूत रिवायत भी पाई जाती है जिसमें दीगर मज़ाहिब के शुअरा का नुमायाँ रोल रहा है। इसी सिलसिले में आज हम अमरनाथ साहिर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अमरनाथ साहिर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर रहे हैं और पूरी उर्दू दुनिया आपको मुनफरिद शायर और नक्काद की हैसियत से जानती है। अतीकुल्लाह साहब, आपका खैर मक़दम है। अमरनाथ साहिर उर्दू के एक मुनफरिद शायर गुज़रे हैं। उन पर गुफ्तगू शुरू करने के लिए सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या रहा है और वो हालात जिनमें उन्होंने आंखें खोली और अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया, तो क्या रवैये थे जिनसे वो मुतासिर हुए। लेकिन इन उमूर पर आने से पहले जो बुनियादी नुक्ता है हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या रहा है, तो इस सिलसिले में आप। मोई साहब ने आपने जो पहली बात कही है कि हम उर्दू शायरी में, उर्दू शायरी की तरवीज में, उर्दू शायरी की इशाअत में, बल्कि मजमूई तौर पर उर्दू अदब की और उर्दू ज़बान की तरवीज में गैर मुस्लिमों का, हिंदू बरादरान का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो इस सिलसिले में मुझे याद आ रहा है सर बहादुर सप्रू का एक कौल है, बहुत मशहूर कौल है सर तेज बहादुर का, और मैं तो समझता हूँ कि आज के इस दौर में उसकी बड़ी मानवियत है, बड़े सिग्निफिकेंस है जी जी। उससे बल्कि हमें एक तरह से उस कौल को हर जगह तमाम इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक उसकी इशाअत होनी चाहिए। जी जी। वो ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान हिंदू और मुसलमानों का एक नाकाबिल तक़सीम तरका है। क्या बात, बहुत अहम है ये कि बहुत अहम नाकाबिल तक़सीम तरका। जी, हम इसको तक़सीम नहीं कर सकते कि हिंदुओं का इतना है और मुसलमानों का इतना है, जी, जी। बल्कि मजमूई तौर पर जिन मुश्तरका अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, जिन मुश्तरका अक़दार की तरवीज और इशाअत हुई है, उसमें इन दोनों मज़ाहिब के मानने वालों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी तरह मौलवी अब्दुल हक ने, जाहिर है कि अपने दौर के बहुत बड़े नक्काद भी थे, मुहक़्क़िक़ भी थे और बाबा उर्दू कहा जाता है उन्हें, तो उन्होंने भी एक बात कही थी और वो मुझे आज भी याद आती है और हमारे लाशऊर का हिस्सा बन गई है। वो ये कहते हैं कि ये एक आम गलतफहमी है कि उर्दू की इशाअत और तरक्की में मुसलमानों का हाथ है और ये मुसलमानों की ज़बान है। वो ये कहते हैं कि गालिब रुझान और फ़ौक़ियत अगर किसी को दी जा सकती है तो यहाँ के हिंदुओं ने जिस तरह से उर्दू ज़बान के बरगुबार फूटे हैं और उसकी जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया है और उसकी इशाअत में हिस्सा लिया है, तो अगर वो दरमियान में नहीं होते तो हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान फूलती फूलती नहीं, शायद इसका वजूद भी नहीं होता। इसलिए कि तहजीबें तो खैर आपस में मिलने से बनती हैं, लेकिन उनका एक लिसानी सियाक भी होता है कि ज़बानें इतनी आसानी से पैदा नहीं होती, ना इतनी आसानी से फ़रोग़ पाती हैं। तो उस ज़माने का जो एक लिसानी जो रवैया हमारे यहाँ पाया जाता है, अगर लिसानियात की रूह से, क़वायद की रूह से भी जायज़ा लें तो इस ज़बान की जो साख्त है उससे भी ये पता चलता है कि ये सिर्फ़ मुसलमानों से ये मुमकिन नहीं था कि उनकी आमद से और उनके मेल जोल से एक ज़बान वजूद में आ जाती। तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो लिसानियाती सतह पर जो हक़ाइक़ हैं उन्हें भी हमें नज़र में रखना चाहिए। तो ये आपने जिस तरह ये सवाल उठाया था उनकी शख्सियत के बारे में, तो ये तो जाहिर है कि 1857 के बाद की वो पहली नस्ल है, यानी 1863 में इनकी पैदाइश हुई थी और बाकी जितने भी हमारे बड़े नाम हैं वो 1857 से पहले के हैं, यानी हाली हों, आज़ाद हों, सर सैयद हों, सरशार हों। लेकिन ये नस्ल वो थी कि जिसने 1857 की अबतरी को अपनी आंखों से देखा नहीं था। लेकिन फ़ारसी का कुफ्र टूट रहा था। फ़ारसी जिस तरह के मुग़लिया सल्तनत की मरकज़ियत टूटी थी और उर्दू ने अपने कदम जमाए थे, वो अगर उस सिलसिले को सामने रखें तो 1857 के बाद फ़ारसी का ज़वाल शुरू हो जाता है। और अगर लेकिन अब ये बात अलग है कि जो हमारे हिंदू बरादरान के खानवादे थे उनमें खतरी जो नस्ब थे और इसके अलावा वो खानवादे में जो शेर व सुखन की रवायत थी उन खानवादों में, तो उन्होंने फ़ारसी को और अरबी को गले से लगा कर रखा।
ये बड़ी हैरत की बात है। मसलन अब हम अमरनाथ साहिर की बात कर रहे हैं तो इसके आगे आपने देखा पंडित लगा हुआ है। जी जी तो इतने कितने ही पंडित हैं बिल्कुल। कि जिन्होंने अरबी और फारसी न सिर्फ सीखी यदि बल्कि तुला रखते थे। उन्होंने तालीम और ताल्लुम में हिस्सा लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमरनाथ साहिर के वालिद खुद जो राय बहादुर कहलाते थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें जो एक तमगा दिया था जी। तो वो राय बहादुर का दिया था, उनकी खिदमत की वजह से दिया था। तो उनका जानकी नाथ नाम था, लेकिन वो तखल्लुस भी क्या करते थे। और आपको शायद ये इल्म हो कि फ़ारसी में भी वो शेर कहते थे और उर्दू में भी शेर कहते थे, और उनका तखल्लुस बेजान था। मैंने अभी आपसे इससे पहले गुफ्तगू में बात कही थी कि उनके अशार तो हमें नहीं मिले, लेकिन कुछ अशार से ये पता चलता है कि उनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा उनका ज़ौक़ जो है वो सुथरा ज़ौक़ था। जी, जी। अब जाहिर है कि एक ऐसा खानवादा कि जिनके वालिद फ़ारसी में महारत रखते हों और माहिर फ़न भी हों, तो वो एक लाशऊरी तौर पर जी जी साहिर के अंदर वो शेर व सुखन के जो किल्ले फूटे, अंकुर फूटे, तो वो उसमें उनकी किसी कोशिश का दखल नहीं था। ये भी आपको हैरत होगी सुनकर कि ये बहुत बड़े रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ था इनका, यानी ये ख़ुद बड़े रईस कहलाते थे जानकी ये नाथ जी। जी। और दिल्ली के बड़े उमरा में और शरफा में और रऊसा में इनका नाम था। तो इनके बेटे को उन्होंने सबसे पहले फ़ारसी की तालीम दिलवाई, यानी उर्दू की तालीम के बजाय फ़ारसी की तालीम। जी। और फ़ारसी की तालीम जो दिलवाई तो उसमें उसके साथ साथ एक शायर होते थे राम प्रसाद राजदा, तो उनके के तलम्मुज़ में चले गए ये, और उन्होंने वहाँ से उर्दू शायरी सीखी, बल्कि फ़न उरूज सीखा। जी जी मोहित साहब बल्कि ये तो उस ज़माने का बिल्कुल आम रुझान था कि फ़ारसी गोई तकरीबन जितने अहम शुअरा हमारे यहाँ गुजरे हैं सब ने फ़ारसी में उस ज़माने के फ़ारसी में भी कुछ ना कुछ कहा, और उनकी जो तदरीस का जो अंदाज़ था उसमें फ़ारसी और अरबी तो लाजिम व मलज़ूम बिल्कुल ये था कि कोई भी हर मज़हब के लोग पढ़ते थे और उस ज़माने की वो ज़रूरत भी थी। तो ये भी, लेकिन अतीकुल्लाह साहब एक बड़ा एक बुनियादी नुक्ता जो मुझे महसूस होता है उस ज़माने के इनकलाबात के हवाले से कि 1857 का इतना बड़ा अलमिया जो हमारे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी भी करार दी जाती है और है, कि उसके बाद जो इनकलाबात आए जहनों में एक और 1947 तक की पूरी एक ज़मीन जो तैयार हुई है, तो इतने बड़े इनकलाब के बाद हमें नस्र में तो नमूने मिलते हैं कि एहतजाज का जो एक रवैया है, लेकिन शायरी में जो एक ठहराव की जो कैफियत है वो अमरनाथ साहिर के यहाँ भी है और ज़माने के दीगर शुअरा के यहाँ भी है। तो वो ऐसा क्यों महसूस होता है हमें? लेकिन ये ज़रूर है कि इन शुअरा ने हुब्बुल वतनी पर मबनी जी जी नज़में काफ़ी कही हैं। जी जी और उस ज़माने की जो एक अंदर ही अंदर जो एक मायूसी और एक फ्रस्ट्रेशन और एक दिल शिकस्तगी पाई जाती थी, उसका अहवाल बज़ाहिर और आम मतलब लाउड स्पीकिंग की तरह से नहीं है। जी जी लेकिन ये ज़रूर है कि उसका एक रद्द अमल ज़रूर नज़र आता है। और जैसे साहिर हैं, साहिर के यहाँ यूँ तो ये पूरा जो अहद है, इस अहद में ये नसर का अहद ही माना जाता है। जी। और इसमें बड़े शायरों का गुज़र गालिब के बाद, चाहे ज़ाहिर है कि गालिब जैसा बड़ा शायर था, उसके बाद एक तातुर सा नज़र आता है, बीच में बहुत बड़ा गैप भी है। तो लेकिन इन शोरा ने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के, ये एक तरह से बहुत बड़ी खिदमत थी जी जी कि इन्होंने शायरी में शायरी के मौज़ूआत के साथ साथ उर्दू शायरी की जो एक ख़ास रवायत रही है, ये जो साहिर के यहाँ भी नज़र आती है। और आप देखें कि इनके यहाँ रवायत से एक तो उरूज़ और बयान यानी बदियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो बदियात का एक जौहर नज़र आता है इनके यहाँ। फिर इसकी बात यह है कि कहीं भी ये अपने आप में भी उस्ताद थे। यूँ तो फ़ारसी में इन्हें अब्दुल हलीम काशानी थे, उस वक्त के बहुत बड़े मुदर्रिस थे और ख़ुद फ़ारसी में शायरी किया करते थे। तो इनके वालिद ने यानी जानकी नाथ जी ने ये सोचकर कि बच्चे में बड़ा फ़ारसी का शगफ़ है, तो उन्होंने काशानी साहब को सुपुर्द कर दिया। अब काशानी साहब ने इनके अंदर जौहर देखकर उनकी फ़ारसी शायरी की तारीफ़ भी की और उसकी इस्लाह भी की, लेकिन फ़ारसी शायरी का जो एक ज़ोर था जी वो टूट रहा था।
خود آپ کو یاد ہوگا غالب نے بھی فارسی شاعری چھوڑ دی تھی 1857 کے 50 کے بعد، بالکل، اور اردو کی طرف آ گئے تھے۔ بالکل۔ اسی طرح سے حالی ہوں یا آزاد ہوں یا اسماعیل میرٹھی ہوں، اس دور کے شعراء، انہوں نے فارسی شاعری نہیں کی۔ جی جی، تو اس لحاظ سے ساحر نے جو فارسی شاعری کی تھی وہ اپنے عہد سے الگ ہٹ کر کی تھی، لیکن ان کے اندر جو ایک جذباتی ابال تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ایک مادری زبان جسے کہتے ہیں اس میں ہی اس کا اظہار اچھے رنگ سے ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے اپنے بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اپنی رئیسی کا بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر ادھر ایک بے نیازی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اسی بے نیازی کے تحت ہم جانتے ہیں کہ ان کی شاعری میں تصوف، فلسفہ، بے ثباتی دنیا، اس طرح کے جو موضوعات درائے ہیں، تو بڑی ایک متانت جو شاعری کی بنیادی صفت ہے وہ ان کی شاعری میں موجود ہے، اور قارئین کے لیے ایک بہت دلچسپی کا سامان بھی ہے۔ حرف اور صوت میں آتا ہے کسی کا ہو کلام، حرف اور صوت میں آتا ہے کسی کا ہو کلام، ساحر آغاز میں کن غایت پیدائی تھا، ساحر آغاز میں کن غایت پیدائی تھا، تو ہی تو تھا نہ تماشا، نہ تماشائی تھا، کیف مستی میں عجب جلوہ یکتائی تھا، کیف مستی میں ایک متصوفانہ روایت اتنا مضبوط ہمارے یہاں رہی ہے، اور اس روایت کی جڑیں بھی بہت مضبوط تھیں، لیکن 1857 کے بعد یہ حیرت کا مقام ہے کہ نہ تو حالی کے یہاں اس صورت میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، نہ آزاد کے یہاں پایا جاتا ہے، نہ اسماعیل میرٹھی کے یہاں، نہ دوسرے اور چھوٹے شعراء کے یہاں، اور بلکہ یہ روایت اصغر گونڈوی کے یہاں کہیں آتی ہے، وہ 20ویں صدی میں پھر دوبارہ۔ لیکن یہ ہے کہ ایک واحد شخص امرناتھ ساحر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا پورا دار و مدار وہ معرفت کے مضامین پر ہے، اور یہ رموز معرفت، یعنی ان کی یہ نثری کتابیں بھی ہیں، جلوے جہانواں ہے جیسے، اس میں بھی انہوں نے تمام جو باریکیاں ہیں تصوف کی وہ باریکیاں بیان کی ہے۔ رموز معرفت ان کی کتاب ہے، راز معرفت ان کی کتاب ہے، اسرار معرفت ان کی کتاب ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کے یہاں جو رموز معرفت ہیں، حیات و ممات کے مسائل ہیں، اسی طرح جو ناپائیداری کا مسئلہ ہے، یہ سارے جو عناصر ہیں ان کی شاعری کو ایک متانت و سنجیدگی عطا کرتے ہیں، اور ظاہر یہ عروض کے ماہر تھے، اور اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو عروضی ہوتا ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی شاعری ہمیں متاثر کرتی ہے اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ صرف زبان کی شاعری نہیں، احساس کی شاعری ہے، جذبے کی شاعری ہے۔ تو اتنا عرصہ جو عتیق اللہ صاحب گزر چکا ہے اور آج ہم امرناتھ ساحر کو یاد کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نئی نسل آج امرناتھ ساحر کو کس حیثیت سے دیکھے گی اور آج ان کی کیا معنویت ہے؟ وہ جو جہاں تک ان کی معنویت اور سگنیفیکینس کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو ان کا جو ایک انداز بیان ہے، ہماری نظر اس پر پہنچتی ہے۔ جو ان کے یہاں پختگی فکر تو عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن پختگی زبان بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور غالب کے بعد ہمیں اس طرح کی پختگی کے تجربے دوسروں کے یہاں بہت کم نظر آتے ہیں۔
اس کی معیز صاحب ایک خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رجحان نظم کی طرف ہو گیا تھا، بالکل اور بیشتر شعراء نظم کو ایک فیشن کے طور پر اختیار کر رہے تھے۔ صحیح، اور آزاد نے جو بنا ڈالی تھی، حالی اور آزاد حالی نے، آزاد تو نے ایک انجمن فیشن بھی پنجاب تھا۔ کی ایک فیشن بھی بن گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس میں وہ ایک موضوعاتی قسم کی شاعری، بالکل، اور جو عام غزل کے پسپا مضامین اور پیشپا افتادہ مضامین تھے جن میں تکرار پائی جاتی تھی، اور تکرار کی وجہ سے جو کلیشیز بن گئے تھے، یعنی بے معنی بن گئے تھے وہ الفاظ، ساحر نے نظمیں بہت کم کہیں۔ جی جی جی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ انہوں نے نظموں کے دور میں ایک حاوی رجحان تھا نظم کا، جی جی، انہوں نے غزل غزلیں کی کہیں، طرف، اور یہ ان کی انفرادیت بھی ہے، جی، اور پھر اور یہ بہت بڑی بات ہے، غزل میں بھی مجھے جی جی، کہ دھارے سے الگ ہو کر دھارے سے الگ شعر ہو کر، کہنا، اور جی، غزل میں اپنے غزل جوہر میں، دکھانا، غزل میں۔ اس لیے غزل تو آپ کلیشیز تو بہت ہیں غزل میں، کہ بہت مشکل ہے کوئی نئی بات کرنا، اور جی جی جی، بہرحال ایک روایت موجود ہے۔ تو عتیق اللہ صاحب، امرناتھ ساحر کی حیات اور ان کی خدمات پر آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، اور بہت تفصیل سے آپ نے روشنی ڈالی ان کے اہم پہلوؤں پر، کہ وہ کتنے منفرد شاعر تھے اور ان کی خدمات ہمارے ہاں کیا رہی ہیں۔ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ بزم میں تو نے جو الٹا رخ روشن سے نقاب، بزم میں تو نے جو الٹا رخ روشن سے نقاب، ایک عالم تیرے جلوے کا تماشائی تھا، ایک عالم تیرے جلوے کا تماشائی تھا، تو ہی تو تھا نہ تماشا نہ تماشائی تھا، کیف